केजरीवाल को कब अंदर करने वाले हो? हम अंदर करने वाले कौन होते हैं? वो अपने कर्मों से अंदर जाएंगे। मनोज जी 7 सीटें दिल्ली के अंदर, 7 में से 6 बदल दिए, एक और ही चेहरा एक आप रहे। क्या कारण मनोज जी? बाल बाल बच गए। कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि हम जो है खुल के लड़े। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि वो 2000 से ज्यादा रुपया दिया हो और कैश में दिया हो जी, तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार। पुरानी कैंडिडेट्स की टिकट काट दी है, इसका मतलब बीजेपी ने मान लिया है कि हमारे 6 इन सांसदों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह पता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए होगा। नमस्कार दोस्तों, सर्दियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं और गर्मी ने आहट देनी शुरू कर दी है। साथ ही आहट सुनाई देने लगी है लोकसभा इलेक्शंस की भी। कैंडिडेट सिलेक्शन शुरू होने लग गए हैं और प्रचार भी शुरू हो गया है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं अमायरा और ज्योति। हम बातचीत करेंगे आने वाले इलेक्शन के लिए। मेरा भी नमस्कार आप सबको, और विशेष तौर से राकेश जी आपको, और जो भी लोग सुन रहे हैं जी। ये सही है कि कई बार मौसम की गर्मी और सर्द होती है और कई बार सिचुएशन की भी गर्म और सर्द होती है। तो निश्चित रूप से इस मौसम में सबको समाहित होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इसकी चर्चा करेंगे तो मैक्सिमम वोटिंग होगी, जी। और मैक्सिमम वोटिंग होगी तो लोकतंत्र और ज़्यादा खिलेगा। जी, जैसा कि राकेश जी ने अभी जिक्र किया ही है कि मौसम में गर्माहट बढ़ गई है, पर मैं बोलूँगी साथ साथ गर्माहट तो कहीं और भी बढ़ रही है, और ये गर्माहट है हमारे राजनीतिक गलियारों में। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव क्योंकि बिल्कुल करीब है, आजकल में कभी भी जो है डेट भी अनाउंस हो जाएगी, तो गर्मी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसमें खास करके सर चर्चाओं में आप बहुत ज़्यादा है मनोज जी आजकल। क्योंकि देखा जाए दिल्ली मनोज जी चर्चा में कब नहीं रहे? एक्टर रहे, सिंगर रहे, क्रिकेटर रहे, पॉलिटिशियन बन गए, चर्चा में हमेशा रहे हैं मनोज जी। पर राकेश जी इस बार की चर्चा का तो देखिए, मैं बोलूंगी कि मुद्दा ही बहुत अलग है। 7 सीटें मनोज जी, 7 सीटें दिल्ली के अंदर, और वहां पर बीजेपी का इतना बड़ा फेरबदल। नहीं राकेश जी? 7 में से 6 बदल दिए, एक ही चेहरा आप रिपीट। रहे। क्या कारण मनोज जी? बाल बाल बच गए। बाल नहीं, बस सच में मनोज जी मैं ये मानता सोचने हूँ वाली बात कि है। ये एक्चुअली दूर से आप लोगों को देखने में ऐसा लगता है जी कि ये टिकट हो गई, ये नहीं हुई, इतनों की नहीं हुई। तो अब राजनीतिक जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये मायने नहीं रखता। अब हम अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी ने जो काम दिया बस उसके लिए हम तैयार होके अपना ज्ञान सूचना के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर जी हम लग जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। बिल्कुल। अभी भी देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपका जो सवाल आया ना, ये एक संस्कृति है। अरे उनकी कट गई, अरे उनकी तो बड़ी बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ कुछ नहीं, बल्ले बल्ले तो भाषण मत दो। आप ये नहीं, बताओ। नहीं, सुनिए भैया, सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप बागेश्वर के साथ गाड़ी भी चला रहे थे, घूम रहे थे, उन्होंने शायद आपकी पर्ची भी निकाली थी। आपकी टिकट हो जाएगी पक्की, आपकी जीत भी पक्की हो जाएगी। हो सकता है आप सीएम भी अगली बार बन जाएं। इसको आप श्रेय नहीं देते? के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, एक तो अभी जैसे ये मैंने देखा कि वो हमारे यहाँ कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत भीड़ हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तिवारी जी के यहाँ फिर 2025 में 7 दिन की कथा कहेंगे। तो मैं सोच रहा था कि 2025 में तिवारी जी यहाँ से सांसद रहेंगे तभी ना। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि तीसरी टर्म में हम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएंगे, उसी तरह से आपके लिए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि तीसरी बार भी आप ही सांसद बनेंगे। देखिए, मैं तो विश्वास करता हूँ इन शक्तियों में राकेश भैया, और लेकिन सबसे ज़्यादा हमें विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के प्लान्स पे, उनकी एग्जीक्यूशन पे। पहली बार हम देख रहे हैं कि देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो
हम आप सोचते हैं उससे ज़्यादा सोच रहे हैं। हम आप अपने अपने लिए सोचते हैं, वो सबके लिए सोच रहे हैं, और एग्जीक्यूशन भी वैसे ही है। आज भी जब मैं आपके पास आया हूँ जी तो आज दिल्ली के लगभग 50,000 रेडी पटरी के लोगों से मिले हैं। वो पीएम किनसे मिल रहे हैं? रेडी पटरी के लोगों से। क्यों मिले? क्योंकि उनको ऑलमोस्ट बिना इंटरेस्ट के 10,000 रुपये दिए, वो वापस कर दिए, काम करके तो 20,000 दिए, और वो वापस कर दिए तो 50,000 दिए, और उसके कारण आज पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, बाहर भी बहुत लोग रह गए थे। तो उसमें जो हम देश के गरीब से लेके मध्यम वर्गीय से लेके किसान, युवा, महिला, उनके जीवन में जो प्लान्स का एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, मैं भी उतना ही चमत्कृत हूँ, झंकृत हूँ, जितना आप लोगों को दूर से लगता लेकिन है। दिल्ली की अगर बात करें मनोज जी, तो तैयारियां हालांकि दिख रही हैं गलियारों में, जैसे कि अमायरा जी ने बोला कि भाई तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, इसको आप आंकने में पीछे तो नहीं रहने वाले, जिस तरीके से आप बता रहे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें और वोट फीसदी की अगर बात करें, पिछली बार हमने देखा आपके पक्ष में 56% वोटिंग हुई थी जी। और अब क्योंकि इस बार कुछ नए चेहरे, नए क्या लगभग सभी हैं आपको छोड़ करके, जैसे कि आपने कहा, तो क्या लगता है इन नए चेहरों के साथ वोट प्रतिशत बढ़ेगा, या नए चेहरों पे जो दिल्ली की पब्लिक है कितना यकीन करेगी, कितना भरोसा करेगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नए चेहरे आने से लोगों में एक थोड़ा नयापन होता है, नई उमंग होती है, और पहले से ज़्यादा वोट परसेंटेज आ जाती। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा लास्ट इलेक्शन का 56% वोट शेयर के साथ हम जीते थे। जी और इस बार इसके साथ साथ एक और सिचुएशन फेवर में है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिल गई है। जी तो दिल्ली अगर पिछले 25 वर्षों से दर्द से कराह रही है, गंदे पानी से, गंदे यमुना से, गंदे हवा से, जी टूटी गलियों से, सीवर की गड़बड़ी से, पानी के जल जमाव से, थोड़ा पानी हुआ तो तालाब बन जाता है। जिनके का शासन काल में ये 25 साल गया और एक दूसरे को गाली देते थे, वही दोनों मिल गए आपस में। लेकिन क्या बीजेपी की इससे चुनौती बढ़ेगी? एग्जैक्टली आपने बोला, अभी लाइन बोली आपने कि फेवर की बात होगी, बट ये फेवर कैसे हुआ? ये तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज हो गया ना, ये फेवर हो गया क्योंकि छला हुआ महसूस कर रहा है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो और भी ज्यादा हताश है कि भाई जो हमको गाली देता हुआ आया, आप उसी के चरणों में लौट गए। आप तो कसम खाते थे बच्चों की, जी बच्चों की कसम खाते हैं हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो बच्चों की झूठी कसम भी खाने का अब तो सत्य हो गया। और जो लोगों को गाली दिए वो कैसे उनके साथ आएंगे? ये तो नहीं, मनोज जी बीजेपी भी करती है, बिहार में बिल्कुल 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 दो हाथ करते थे और आज उसी के साथ में हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार जी के साथ हमारा नेचुरल एलाई है, बीच में छोड़ के चले गए होंगे। हम ऐसा नहीं था कि हम नीतीश जी के साथ कोई नया अलाइनमेंट कर लिए हैं, वो अलाइनमेंट तोड़ के बीच में चले गए, तो गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची, फिर आ गए रास्ते पे। नहीं, रास्ते पे तो आ गए, बट अगर आपने अभी देखा हो, उन्होंने बड़ा चर्चाओं में क्योंकि उनका रहा है, और बहुत फ्रंट लाइन पे एक्चुअली लाइन उन्होंने बोली कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के बीजेपी के साथ बिल्कुल। नहीं आऊंगा। तो ये उन्होंने बोला ना, ये उन्होंने बोला। But लेकिन आपको बोला, इधर भी ये बात हुई थी मनोज जी, इधर भी ये बात हुई थी कि आने नहीं देंगे पार्टी इसमें में। बहुत डिफरेंस है। जदयू और सच बात भाजपा ये है मनोज जी, आज बिहार में, राजनीति जो है ना अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति हो गई है। नहीं भैया। अवसरवादिता की हो गई है। जब जिसको भैया अवसर देखो, मिलता है, अगर आप ऐसे कहेंगे ना तो इस देश के लोगों के जो समझदारी है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जदयू और भाजपा जी 2005 से पहले से साथ में है। जी नीतीश जी अटल जी के शासनकाल में मंत्री होते थे। आम आदमी पार्टी जब आई है तो उसने सारी पार्टियों को चोर बोला है, और आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम कभी किसी दूसरी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। तो ये मूल सिद्धांत में आ गया। हमारा मूल सिद्धांत क्या है? हम गठबंधन का पालन करते हैं। हम बीजेपी को अकेले 303 सीट आ गई सांसदों की,
फिर भी जो एलआई थे उनको मिनिस्टर बनाया, उनको साथ लेके चल रहे हैं। जी तो ये हमारा एक पहचान है। दिल्ली में जो इन्होंने किया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता वो इससे खिन्न होकर के बीजेपी को वोट करने वाले। केजरीवाल का कहना है कि जो 6 नए फेसेस बीजेपी लेकर के आई है, 6 पुराने कैंडिडेट्स की टिकट काट दी है, इसका मतलब बीजेपी ने मान लिया है कि हमारे 6 इन सांसदों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह पता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव, इस वोट में जो भी कमल का बटन दबाएगा वो नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए होगा। और नरेंद्र मोदी जी का पीएम बनना मतलब हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ना। अभी हम 12 करोड़ घरों तक इज्जत घर बना के दिए हैं, उसके बाद की यात्रा शुरू करना। अभी हम लोगों ने करीब 12 करोड़ बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है चूल्हे के, उससे आगे की यात्रा तय करना। हम लोगों ने अभी 4 करोड़ 18 लाख लोगों को छत दिया है बेघर को, अब उससे आगे की यात्रा करना। अब हम 49 करोड़ ऐसे लोगों को बैंकों से जोड़ दिए जो कभी आज तक बैंक का मुंह ही नहीं देखे थे, उसके आगे की यात्रा जी उनको कैसे समर्थ बनाना है, कैसे। अब हम लोग 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने जा रहे हैं। जी मतलब जिनके पास 100 रुपया नहीं होता था वो उनको लखपति बनाकर लखपति बन रही हैं। दीदियां हमारी ड्रोन दीदी कही जा रही हैं जी और ड्रोन उड़ा करके खेतों में से। उस भारत की कल्पना में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अभी भी उनको ये कैंडिडेट खेल खेल करके, हमारे यहाँ जिनको टिकट नहीं मिलता है उनको दूसरा काम दिया जाएगा। वो तो राजनीति छोड़ देते हैं जी आपके यहाँ टिकट ना मिलने पर। उन्होंने कहा मैं तो राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। नहीं, बाद में उसने और भी मैसेज किया है। आप गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कहा मैं तो राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। नहीं, वो मैं अभी सुन नहीं पाया। क्या बात कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हो। और एक चीज और राकेश जी, विपक्ष बार बार बोलता है कि अपने कैंडिडेट जो नीचे से उठ करके आए हैं उनको ना टिकट देकर, जो पैराशूट कैंडिडेट होते हैं उनको अक्सर बीजेपी टिकट दे देती है। ये सबसे बड़ा आरोप लगाते रहते हैं। कभी टिकट जब कटता है ना तो नेचुरली दुख होता है। तो उस समय बोला हुआ बयान ना, उसको बयान नहीं मानना चाहिए। अभी आज ही कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना में डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे थे। कल वो एक और मीटिंग थी एलजी हाउस में, वहाँ बैठे थे। तो एक थोड़ी देर की बात को वो कभी भी बड़ा बयान नहीं लिया जा सकता। आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी बैठे हुए थे और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस बना लिया हुआ ना। सहमति हो रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी फरवरी में इलेक्शन आने में विधानसभा के तो कुछ बोली दे दी। नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता मान जाता है, यही इसका बड़प्पन है। जैसे अभी हरियाणा में हो रहा है ना, विज साहब नाराज चल रहे हैं, अनिल विज साहब नाराज चल रहे हैं। देखते खट्टर जी जो है साइड में बैठे हुए थे और नायाब जी ने पैर छू करके जो है गद्दी ग्रहण करी ली। तो बदलाव तो काफी बड़े बड़े, मतलब ये कुछ सोचा समझा कुछ स्ट्रेटजी है। समझिए क्या है जी। देयर इज नो वीआईपी कल्चर इन पार्टी। आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी हूँ, तो ये भी मत समझिए। खाली लाल बत्ती नहीं उतरी है। हर आदमी कार्यकर्ता है, जिसे जो काम दिया जाएगा वो करेगा। और साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कहीं भी पहुंच सकता है। फर्स्ट टाइम का एमएलए भी सीएम बन सकता है। ये केवल बीजेपी में ही संभव है। यही एक वीआईपी कल्चर अब नहीं है कि हम भी सोच के चल रहे थे कि हम 10 साल से सांसद हैं तो फिर हम सांसद बनेंगे, पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे जी। हम तैयार हैं, क्योंकि यही संस्कार पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना। बिल्कुल। अब क्योंकि बात चल रही है सीएम साहब के, केजरीवाल के, दिल्ली वाले, तो मैं एक बकायदा उनका एक ट्वीट कोट करके लाई हूँ। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था और कहा था कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त है, लेकिन इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं है। भारत में किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, डंडे लाठियां मारी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वो अक्सर अपने बयानों में भी कहते हैं।
CAA पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सरासर फेक न्यूज फैला रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी, जिनको पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिनके बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, जिनके घर के व्यक्तियों को गोली मार दी गई, धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए तो किसी तरह जान बचा करके भागे। आज 21% हिंदू या सिख या जैन या बौद्ध या ईसाई, वो 1.5% रह गए, बाकी कहाँ गए? अगर वो लोग अपनी जान बचा के भारत में शरण लेते हैं, ले चुके हैं, लेकिन उनको लाइट का कनेक्शन नहीं दिया गया, उनको नागरिकता नहीं दी गई, उन लोगों को CAA के तहत जो 31 दिसंबर 2014 तक देश में आ चुके हैं, उनको जीने का एक इंसानियत का हक दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसका विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वही लड़के, वही बच्चे लेकर के उनके घर के सामने गए थे। अब आप सोचिए, उनको पाकिस्तानी कहते हुए आपको शर्म नहीं आती है? आपको ये पूछना चाहिए था कि 21% हमारे हिंदू पाकिस्तान में कहाँ गए, बांग्लादेश में कहाँ गए, अफगानिस्तान में कहाँ गए? 21% 22% हिंदू, आज 1.5% और 1% रह गए। तो क्या हुआ? या तो मारे गए या धर्म परिवर्तन हुआ। भारत दुनिया के 150 देशों को कोविड में खाना खिला सकता है, वैक्सीन दे सकता है, तो ऐसे शरणार्थी लोगों को, उनको रोजी रोटी नहीं दे सकता, नागरिकता नहीं दे सकता। लेकिन मनोज जी, CAA की बात तो काफी टाइम से चल रही थी, ये इलेक्शन से जस्ट बिफोर क्यों अनाउंस करना पड़ा? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, इलेक्शन तो रोज ही होते रहते हैं, कब इलेक्शन नहीं होता? अभी तो 3 महीना पहले राजस्थान का इलेक्शन था। नहीं, मनोज जी बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन ये वाले जो इलेक्शन है, देखिए ये तो रोज रोज नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, अच्छे काम तो इलेक्शन के पहले होने चाहिए। और आप बताइए, आप चलिए मेरे साथ जी, आप उस घर पे चलिए जहाँ छोटे छोटे बच्चे सांप बिच्छू घूम रहे हैं, वैसे वहां लेकर के जीने को मजबूर है वो लोग। हमारी अंदर मानवता है। सहमत हूँ कि ये जो कानून आप जो लेकर आ रहे हैं, ये आप इसके अंदर कुछ बेशक अगर यही बात वो रोहिंग्याज के लिए बोले होते, यही बात वो इलीगल घुसपैठियों के लिए बोले होते, जो शौकिया यहाँ आकर के अपराध कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, जमीन कब्जे कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल बोल सकते हैं उनके लिए? हमें गर्व है कि हमने 2014 के 31 दिसंबर तक जो भी आ गए थे शरणार्थी, हमने उनको नागरिकता दी है, और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको हम घर भी देंगे, उनको जीने का हक देंगे। पर इस पर रोजगार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ से दोगे इतने लोगों को, अपने युवाओं को नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं। दिल्ली के रोजगार की बात कर लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना वो, जरा रोजगार का एक डेटा ले आकर दे दें। वो तो पूछने वाले नहीं, वो तो बताने वाले हैं। वो कहते हैं हम रोजगार कहाँ से दें, आपने हमारे सिर पर LG को बिठा दिया, जो हमारी फाइलें दबा करके बैठ जाते हैं, हमें काम नहीं करने देते, हमारे को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, हम काम कहाँ से करें? नहीं, सब काम करने देते हैं, बस खाली चोरी नहीं करने देने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और यही आरोप पश्चिम बंगाल में लगते हैं, और जगह भी विपक्ष यही बात बोलते हैं। खाली दिल्ली नहीं, कहीं ना कहीं सब आपकी शिकायत यही है कि हर जगह पर देखा जाए तो आपने LG जो है वहाँ पर बैठा दिया है, फाइलें रुक जाती हैं, काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या किया, डेटा मांगा जाता है, तो डेटा वो कहाँ से दें जब उनकी फाइलें ही मूव नहीं हो रही हैं। तो क्या ये सोची समझी है चीज है? फाइल मूव नहीं होती जी, तो उन्होंने शराब नीति कैसे बनाई? अगर फाइल मूव नहीं हो रही थी तो उन्होंने क्लासरूम घोटाला कैसे कर लिया? अगर उनकी फाइल मूव नहीं हो रही थी तो कागज में कैसे करीब 1258 करोड़ के अस्पताल कागज में बना के पैसे निकाल लिए? अगर फाइल ही नहीं मूव हो रही थी तो ये जल बोर्ड घोटाला, ये जासूसी कांड घोटाला, ये सब हुआ कैसे? तुम्हारे मंत्री जेल में हैं और उनको बेल भी नहीं दे रही है कोर्ट। अगर फाइल ही नहीं मूव हो रही थी तो ये सारे भ्रष्टाचार हुए कैसे? इनकी सारी फाइल मूव हो रही थी, जिस फाइल में लूट थी उसकी चेकिंग हो गई, क्योंकि संविधान कहता है ना
कि मनोज तिवारी तुम चुने गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको लूट करने के अधिकार मिल गए हैं। चुनने का मतलब होता है कि आपको जनता के लिए कार्य करना। उन्होंने जनता के लिए काम तो छोड़ दिया। आज हर गली में जाइए, नाले का पानी सीवर में मिक्स होकर के आपके नाले घर में आ रहा है। विपक्ष का कहीं ना कहीं कहना है कि ये जो जैसे जो उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और खास करके वो कुछ भी अगर एक्टिविटी थोड़ी सी भी करना चाहते हैं तो जैसे ही वो थोड़ा सा भी खिलाफ गए, ईडी कहीं ना कहीं जो है उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो कहते हैं जी आप बीजेपी तो लॉन्ड्री मशीन है। बिल्कुल। हम जब घोटाला करते हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो सब साफ हो जाता है। और बीजेपी वाले पे घोटाला करते ही नहीं है। एक भी एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे आप। असम को बताइए। असम के मुख्यमंत्री का वो उदाहरण देते हैं। बिल्कुल, यही कहने वाली थी। जब तक कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर में दुनिया भर के आरोप लगे। जिस दिन उन्होंने किसने लगाए? जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस उनको गिरफ्तार कर लेती, क्यों छोड़ी हुई थी? अगर हेमंत विश्व शर्मा पे केस थे और उनकी तो सरकार थी, तो हेमंत विश्व शर्मा क्यों नहीं जेल में डाल दिए गए? सिर्फ इसलिए कि अब वो मोदी की बात करने लगे तब वो दोषी हो गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज हेमंत विश्व शर्मा जी जैसे असम को चला रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू रन अ स्टेट विद डबल इंजन ऑफ नरेंद्र मोदी। तो हेमंत विश्व शर्मा जी की आज एक एक बात सुन लीजिए। अब वो इसलिए इनको बुरे लगते हैं कि वो बोल देते हैं कि हम गए तो जो बिस्किट कुत्ते को दिया जाता तो वही हमको दे दिया जाता था। अब बताओ किसी नेता को ऐसे डिमोरलाइज करते हैं क्या? अब वो राहुल गांधी की सारी बातें जानते हैं, वो उस परिवार की सारी बातें जानते हैं, और उन्होंने परिवारवाद का कुत्ता बनने से मना कर दिया। तो आपके लिए वो बुरे हो गए। आज असम की स्पीड तो देखिए साहब, जैसे हेमंत विश्व शर्मा चला रहे। अच्छा, एक कोई ऐसा मुद्दा जो दिल्ली सरकार के खिलाफ आपको लगता है कि सबसे मजबूत हो सकता है पब्लिक के सामने रखने के लिए? एक कोई सबसे बड़ी विफलता आपकी नजरों में दिल्ली सरकार की? नहीं, उन्होंने तो हम 5 ऐसी बात बताते हैं। उन्होंने कहा बच्चों की कसम की दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा मिलाया कि चरणों में लेट गए हैं। उन्होंने कहा हम 5 साल के अंदर जमुना जी को साफ कर देंगे। आज जमुना जी दिल्ली में जो स्थिति है, आप सब किनारे खड़े होकर के बैठ नहीं सकते हमारा जी। उन्होंने कहा हम दिल्ली में जल जमाव नहीं होने देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। उन्होंने कहा था हम यहाँ दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। आज जो 7,000 बसें थी वो भी 2,800 पे आ गई और 1,500 नरेंद्र मोदी जी को नया देना पड़ा है। हम इतनी बातों में अगर आप कर दें, वो आए थे कहने कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। वो खुद कहते हैं, मेरे पास वीडियो है, कि अगर आरोप भी लग गया तो नेता को पद पे रहने का अधिकार नहीं है, इस्तीफा देकर के पहले अपनी बेगुनाही को प्रूफ करना चाहिए। यहाँ 8-8 समन आ गए, डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। उसी केस में जिसमें उनके 2-2 मंत्री जेल में। बीजेपी कोर्ट तो नहीं है। अच्छा, ये बताओ आप केजरीवाल को कब अंदर करने वाले हो? हम अंदर करने वाले कौन होते हैं? वो अपने कर्मों से अंदर जाए। सरकार नहीं, देखो राकेश भैया, यही वो लोग गेम करते हैं। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में है, बेल देना किसका काम है? बीजेपी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, कोर्ट का काम है। और कोर्ट आपको करे नहीं, भाई तुम अपराधी हो, पूरा आया है, अभी जो मेन अपराधी है उसको बुलाओ, और वो समन पे आ नहीं रहा है। तो इसलिए कभी भी तो हेमंत सोरेन की तरह से इनको भी कभी भी अंदर कर दोगे? कानून कर देगा। सर, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो हम जवाब दे रहे हैं ना। नहीं तो आज तो इतने आपके 6-6 कैमरे लगे हुए हैं, 3-3 योद्धा हमको घेरे हुए हैं, किसी प्रश्न पे हमको नंगा कर दो, अभी आप डेटा निकालो। लेकिन हम बेगुनाह हैं, हमने अपनी कोशिश की है, तो हम आराम से बैठे हैं और आपके हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अगर मनीष सिसोदिया को बेल कोर्ट नहीं दे रही है तो बीजेपी कहां से आ गई बीच में? और उसी केस में सीएम को संबंध है।
मनोज जी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जब इल्जामों की एक बौछार सी हो ही रही है तो एक और मैं मुझे लगता है इसमें शामिल कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं बात करूंगी कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जी, उनका कहना है कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि हम जो है खुल के लड़े। उन्होंने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह सीज कर दिए हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है जो है लड़ने के लिए भी। तो क्या सच में सरकार चाहती है कि भाई वो खुल के ना लड़ पाए, अपनी पूरी पावर जो अपनी पूरी क्षमता का जो है इस्तेमाल ना कर पाए? बीजेपी में हम जब चंदा ले रहे हैं आजकल, जी तो हम 2000 रुपया से ज्यादा कैश ले ही नहीं सकते। हम केंद्र में हैं, हमने नियम बनाया जी और वो दिखाते हैं कि इसने हमको 14 करोड़ कैश दे दिया। 14 मतलब करोड़ इस चुनाव में आप 2000 से ज्यादा किसी से कैश लोगे ही नहीं ना, अभी नहीं, आज से 6 साल पहले ये नियम बन गया। तब से 2000 से ज्यादा ये तो बड़ी हंसी की बात है। 2000 से ज्यादा बीजेपी ने कैश लिए ही नहीं आज तक 6 साल में। 6 साल में, हाँ हाँ 6 साल में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि वो 2000 से ज्यादा रुपया दिया हो और कैश में दिया हो, जी तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। हम कहते हैं चंदा लो, आप चेक दे दीजिए। आप राकेश जी, आपका मन कर गया यार, मैं मनोज तिवारी बहुत साफ साफ बोला है, आज मैं इसको चुनाव लड़ने के लिए चंदा दूंगा, तो आप हमको एक चेक काट दीजिए, हम ले जाएंगे उसको पार्टी में, कहेंगे सर ये पैसा आया है पार्टी के, वो के लिखेगी हाँ वो राकेश गुप्ता जी। आप वो अभी आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बात करती थी, उसका एक चंदा का भी केस चल रहा है, आया कि 2 करोड़ रुपया एक 4 लोगों ने दिया, तो वहां पे मीडिया लेवल में पहुंच गया। जो एड्रेस दिया हुआ था वो बोला भैया मैं तो दाने दाने को मोहताज हूं, मेरा एड्रेस किसने दे दिया? आप ये गोकुलपुरी में घर है। आप सोचो, वो बोल रहे सर मैंने तो नहीं दिया, अगर गया है तो मेरा वापस कर दीजिए, हमारा जिंदगी हो जाएगा। उसका नाम दिया हुआ है कि वहां से चंदा आया जी। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल का चेहरा सोचिए इसके पीछे कि कितना विभत्स करप्ट व्यक्ति, और वो कहा दिया था, वो वहां से एक कंपनी को कलकत्ता दिया, फर्जी सेल कंपनी बना के। अब ये सब केस चल रहा है, बताओ अभी तो वो सब खुलेगा बाद में सर, अभी तो शराब घोटाले का चल रहा है, और जिन लोगों से शराब के पैसे लिए वही कह रहे हैं हाँ हमसे लिया, बोला कि हम आपको कमीशन 1.5 रुपया की जगह 12 रुपया देंगे, और वो जो 12 रुपया मिला पर बोतल, आप हमको 1.5 रुपया आपको मिलता था, आप 2.5 रुपया रख लीजिए और बाकी हमको वापस कर दिए। ये घोटाला है। अच्छा मनोज जी, चंदे की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को बीच में बहुत ही मतलब ये मुद्दा उछाला गया और कहा गया कि ईडी सीबीआई तो जो भी है, अब तो एसबीआई को भी अपने पक्ष में कर लिया बीजेपी ने। एसबीआई, हाँ, विपक्ष के तमाम सारे आरोप लगे कि एसबीआई इसीलिए तो जारी नहीं करना चाह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी डेटा है, इसीलिए बात कर रहा है कि हम जुलाई में करेंगे, हालांकि फिर अभी 12 तारीख को सौंप दिया गया। कुछ ऐसा रिलीज किया है, आज का न्यूज है, हाँ। उसको स्टडी कर लेते हैं अभी हम। लेकिन इफ देयर इज अ रूल देन दैट इज फॉर एवरी पार्टी, तो आप उसकी बुराई गिराने की जगह उसको फॉलो करो ना। कानून तो सबके लिए होता है। आप ऐसा कानून का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी अपने लिए बना ली, इसको फायदा है, तो वही फायदा तुम क्यों नहीं ले लेते हो अरविंद केजरीवाल जी? कानून तो कभी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और देखिए बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो खासियत है, नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है, उन्होंने रूल बनाया, अगर उनका कोई सांसद भी रूल तोड़ा तो उसको भी वही पनिशमेंट होगी, वही एक्शन होगा जो किसी दूसरे के लिए होगा। आपने अभी केजरीवाल जी की हम बातें काफ़ी कर ही रहे हैं, वैसे उनकी एक वीडियो काफ़ी बीच में वायरल हुई थी, हम श्योर आपने भी देखी होगी, जिसमें वो अपने महिला कर्मियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा पति अगर रात को मतलब जो है मोदी करे तो उसको रात को खाना मत देना। तो इस सोच के बारे में, इसके बारे में आपका क्या कहना है उनको लेकर? हम बड़े खुश हुए, ये पता चला कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी सब पति होती सब बीजेपी के हो गए। ये तो उन्होंने सूचना दे दी ना।
कि उनके घर में मोदी मोदी तो हो ही रहा है। मोदी मोदी हो रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग तो चूंकि ग्राउंड पे रहते हैं, देखिए इस देश के कई ऐसे उदाहरण हैं जी जहां लोग पार्टी में अब दिखावे के लिए आम आदमी पार्टी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि जैसे उनको दूसरा ऑप्शन मिलेगा वो उस पर चले जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग ही अब अरविंद केजरीवाल जी को हेट करने लगे और उन नेताओं के घरों की महिलाएं उनको बार बार कह रही हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी का साथ छोड़ दो वरना तुम्हारा भी बुरा टाइम आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन की बात हो ही रही है, तो एक और अहम हमारा जी मेरा क्वेश्चन और है, लोकसभा की बात चल रही है और इस साल तो निपट ही जाएंगे, लेकिन बात करें अगले साल की, शुरू में ही विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जिस तरीके से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है इस बार बाकी 6 को छोड़ के, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा या सीएम वगैरह का कुछ ऐसा? अगर ऐसा हो तो उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, लेकिन हम ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी पार्टी ने जो काम दिया है वो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ गई है। हम जब अध्यक्ष थे तब 56% वोट शेयर के साथ हमने 7 सीटें जीती थी, एंड दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली की 7 सीटें, कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, हर्षदीप मल्होत्रा और जोगेंद्र चांदोलिया, मनोज तिवारी, इन 7 को 56% की जगह 60% वोट शेयर के साथ जीतें, तब मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होकर कहूँगा सर आई हैव डन माय जॉब। बहुत खूब मनोज जी, ये तो मतलब बिल्कुल वाकई बहुत काबिले तारीफ है कि देखा जाए यहाँ पे कर्म योगी होना बहुत आपकी, अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और आप यहाँ पर डिलीवर भी वही कर रहे हैं कि जब हम अपना कर्म डिलीवर कर देंगे तो चीजें अपने आप ही बोलेंगी। उसके बाद अच्छा ये बताओ, ये जो आप कह रहे हो कि हम 7 सीटें जीतेंगे और 56 से हम 60% तक भी पहुंच जाएंगे, आपको लगता है कि जो बीजेपी ने एक अपना वायदा निभाया राम मंदिर वाला, वो कहीं ना कहीं इन चुनावों पर असर डालेगा? आजकल जिस गली में जाइए जी जय श्री राम के रंग का झंडा दिखता है भाई। और लोगों ने अपने आप लगाए हैं, ये अपने आप लगाए, विश्व हिंदू परिषद वालों ने घर घर जाके बांटे, ऐसा नहीं, अपने आप से लगाए, बिल्कुल अपने आप से भंडारे किए जगह जगह। बिल्कुल। इस देश की 3-4 डिसीजंस जी जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दे दिए हैं, बिल्कुल। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कट्टर से कट्टर कांग्रेसी को जी आप दिल्ली से जयपुर बाई रोड भेज दीजिए, अगर जयपुर जाते आते वो भाजपा ना ज्वाइन कर ले तो देखिएगा ऐसी सड़क बना दी है मोदी जी ने। सही बात है। और गडकरी जी को तुम्हारी टिकट भी दे दी। हाँ, और गडकरी जी को भी सही नहीं, बात है। गडकरी जी तो नहीं, लोगों को डाउट लग रहा था कुछ। नहीं, लोग डोरे डाल रहे थे ना उधर महाराष्ट्र में उन पे। बहुत आपस में कमाल की बॉन्डिंग है, क्योंकि गडकरी जी ने नरेंद्र मोदी जी के थॉट को जमीन पे जैसे उतार दिया है। तो उनका नाम पहली लिस्ट में क्यों नहीं आया था फिर? अरे भाई वो तो ये पहली और दूसरी तीसरी का कोई मतलब नहीं। विपक्ष को मौका मिल गया ना डोरे डालने का महाराष्ट्र में। नहीं, वो हर स्टेट वाइज हम लोग अलग अलग करते हैं, तो कई स्टेट के बचे हुए थे। देखिए आप तीनों को मैं बताऊं जी कि नितिन गडकरी जी का जो वर्किंग स्पीड है, अमित शाह जी का जो एग्जीक्यूटिंग स्किल है, और राजनाथ सिंह जी का नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को जमीन पे रखने का जो तौर तरीका है, जी सबका साथ सबका विकास को जमीन पे उतारने की जो उनके साथियों की काबिलियत है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत असर है। वो जैसे कहते हैं ना अपनी टीम को कैसे बेस्ट परफॉर्म कराना है, वो नरेंद्र मोदी जी से अच्छा हमने किसी को करवाते नहीं देखा। इसलिए मैं मानता हूं कि आगे जो 5 साल आएगा ना, आप सभी का क्वेश्चंस बदल जाएंगे। हम डाइवर्ट हो गए, हम बात कर रहे थे राम मंदिर पे। बिल्कुल राम बिल्कुल। मंदिर का इस चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? मैं उसी पे आ रहा था। उसमें जो 4-5 कार्य हुए हैं ना, उन्होंने जो करवाए, भाई देखिए
राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया। जी 370 हटाने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी, जी कोर्ट ने भी अंततः वही कहा। 3 तलाक हटाने का जो लाभ इस समय महिलाओं को, खासतौर से मुस्लिम बहनों को मिला है, और जो इस देश में पहली बार दंड संहिता अब न्याय संहिता बन गई है, इसका असर आप समझते हैं। 40-40 साल तक केस चलता था सर, अब हमने नियम कर दिया कि ये 6 महीना से ज्यादा कोई जज साहब उसको रोक ही नहीं सकते। अगर 6 महीना से ज्यादा रोके तो निचली कोर्ट का निर्णय बहाल हो जाएगा। इस देश में कोई सोचा था? राम मंदिर, लोग रो रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों में ले करके वो कलश जब रखने को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में चले थे, 11 दिनों की तपस्या के बाद उनको देख करके देश का बड़ा बड़ा महात्मा, जो शायद कभी ध्यान से प्रधानमंत्री जी की फोटो भी नहीं देखे होंगे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आपकी आंसू से बह रहे थे, आपके बह बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल हम तो हम साक्षी लाइव हैं जी उस समय वहाँ पर बिल्कुल आप कार्यक्रम वहाँ में पे थे। थे, हम और यहाँ जो पे लाइव केस कर लड़ रहे रहे आपके साथ। थे, जी। जो बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे, वो भी फूल बरसा रहे थे। ये कौन सा दैवी कृपा है? अब गली गली में अगर उसका रिटर्न ये मिल रहा है कि जैसे हम जा रहे हैं कि वोट मांगने ना, तो लोग कहते हैं काहे मेहनत कर रहे हो तुम लोग। ये सुनने को मिल रहा है। मतलब ये तो हो गया कि एक इमोशनल लहर जैसे वोट की लहर की तरफ टर्न करा दी जाती है ना सर। बिल्कुल। बिल्कुल राकेश जी, ये वो वाली बात आ पहली गई। बार ना, ये इमोशन वो नहीं है कि जैसे कभी इस देश में ऐसा भी हुआ इमोशन ना कि किसी की हत्या हुई, जैसे इंदिरा जी की हत्या हो गई, जी। हम सभी दुखी थे। हम लोग इसकी कल्पना नहीं किए थे उस समय जो इमोशन था। ये जो इमोशन है, ये कार्य पूरा होने का इमोशन है। 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। राम पधारे हैं भवन में, आंखें नम हो आई हैं, बड़े बड़े कठोर दिल के भी भाव सजल हो आई हैं। देश ने अब ठाना है फिर से मोदी को ही लाना है, जहां जगत में राम पधारे उस भव्य भवन को सजाना। ये तो देश के लोग सोच रहे हैं। जी 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 यही लहर है जो अब की बार 400 पार एग्जैक्टली साकार कर राकेश देगी। जी, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली कि मैं बिल्कुल यही बोलना चाह रही थी कि जिस तरीके से अभी आपने जब ये सुर ताल जो छेड़े, तो मेरे साथ मेरे को भी एक राइमिंग वाली लाइन आ रही कि अब की बार 400 पार। मैं आपको, ये आपकी हृदय की पुकार है। जी जी और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के आवास में गैया माहें खाए रही, कान्हा की वो गैया देखो पीएम आवास में आए रही। ये है इशारा इस भारत को, अब मथुरा को जाना है, जहां जगत में कृष्ण पधारे उस मथुरा को भी सजाना। हम कहा किसी के अधिकार कल आप को ये कह रहे हो कि इस टर्म में तो अयोध्या है, अगली टर्म में मथुरा मथुरा आएगा। आएगा। क्यों नहीं आना चाहिए? जब प्रधानमंत्री आवास में गाय आ सकती है खाने, जब प्रधानमंत्री जन्म स्थान पे जाके इस बार जन्माष्टमी वहां मना सकते हैं, तो देश बहुत इशारा समझता है सर। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं कानून के दायरे में कर रहे हैं। हम इस देश में किसी की भावना को बिना ठेस पहुंचाए कर रहे हैं। जी
इसलिए हमारी जो सुविधाएं हैं, सड़क हो सभी धर्मों के लिए, हमारा ये कानून है सभी धर्मों के लिए, जो नियम है। ये तो हमारा दुर्भाग्य था ना कि देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया। हम अब थोड़ी चाहते थे कि हमारा देश एक रहता, टुकड़े टुकड़े हो गया भारत माता। सभी धर्मों में मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि इसमें गैर मुस्लिम लोग हैं ना, सभी धर्मों के जो आपने बात कही। क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट ही बने थे। अब उसमें तो बनाने वाले को दोष दो, उन्होंने तो देश ही बनाया कि यहाँ मुसलमान जाएंगे, मुस्लिम के लिए अलग कंट्री मांग ली, और वहीं पे भाई जब अलग हुआ तो हमारे यहाँ मुस्लिम भी रह गए, हमने उनका स्वागत किया। वो 9% थे, आज 18% हैं, हमारे 21% थे, अब 1.5% हैं। क्यों नहीं बचाए उसको हम? कौन बचाएगा उनको? आप सोचो ना मेरे भाई, भारत अपने यहाँ दूसरों को बचा रहा है, सजा रहा है, उड़ने की पूरी मौके दे रहा है, और बगल में हमारा भाई जो रह गया था, मेरी बहन रह गई थी, वो गायब हो रहे, लापता हो रहे। हम क्यों नहीं बचाएंगे उनको? इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं, अभी ये जो अरविंद केजरीवाल जैसे जो टुच्चे टाइप के लोग हैं ना, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं कि 2.5 करोड़ आ जाएंगे। अरे भाई, जो आ चुके हैं उनको दिया गया है, आने के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन एक संदेश दे रहे हैं कि हम जिस प्रकार से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आप भी। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, थोड़ा सा पर्सनल, आप उसको बोल सकते हैं, बट अभी ज्योति ने तो कहीं ना कहीं पूछा, हम लोकसभा चुनावों की तो चलो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अगले ही साल जो है विधानसभा के चुनाव भी हैं, जिसमें अब आपको हम नेतृत्व करते हुए देखेंगे, उसका भी आगे सीएम के भी चुनाव होने हैं। तो आपने तो आप मेरे मन में लड्डू फोड़ रहे हैं। तो आपने तो मुझे बहुत अच्छे से बहुत बताया भी कि कर्मी योगी तो देखिए आगे बढ़ करके आएगा और जीत भी जाएगा। लेकिन मेरा जो सवाल है यहाँ पे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने पर्चे में क्या लिखा 2025 को लेकर के, क्योंकि राकेश जी ने जिक्र किया कि जी उसमें सीएम को लेकर के भी कुछ था, तो अगर आप उस पर भी थोड़ी सी लाइट डाल दे तो हम लड्डू अभी से खिला ही देंगे सर। उनका एक पर्चा तो जी मैं आपको बता सकता हूँ। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की पर्चे की एक जानकारी ये है कि अगर एक बार दिल्ली को डबल इंजन दे दिया गया मोदी जी को, तो 5 साल में दिल्ली की 90% समस्याओं का अंत हो जाएगा और दिल्ली वासी अपने भाग्य पे इठलाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम एमसीडी में देख रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी का कब्जा धीरे धीरे हो रहा है, तो ऐसे में फिर बहुत अच्छा हुआ कि हो गया। अगर नहीं होता तो दिल्ली को ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी असफलता कभी केंद्र सरकार पे, कभी एमसीडी पे ठोक देते थे जी। अब तो किस पे ठोकोगे बाबू? एमसीडी भी तुम्हारे पास है, दिल्ली सरकार भी तुम्हारे पास है, पीडब्ल्यूडी भी तुम्हारे पास है, फ्लड के नाले भी तुम्हारे पास हैं। अब या तो करो या भरो। अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा सीट दो तब हम करेंगे। यदि जो आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात की थी कि उन्होंने ये लिखा कि डबल इंजन, उन्होंने, हमने सुना कि उन्होंने ये भी लिखा था कि आपको तीसरी बार टिकट भी मिलेगी, सांसद भी बनोगे और दिल्ली सरकार का नेतृत्व भी आप करोगे। अब पर्चा हो सकता है आपके पास लीक हो गया। आजकल पर्चे लीक बहुत होते हैं, पर्चे लीक बहुत होते हैं। देखिए भैया, कौन लीड करेगा ये अभी इशू ही नहीं है। बीजेपी का कमल लीड करे। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते दिल्ली के सरकार की जिम्मेदारी, जो 70,000 करोड़ का बजट है, उसकी चाबी अगर नरेंद्र मोदी जी के सिपाही को मिल गई तो इस दिल्ली में टूटी गलियां, जल जमाव, सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, यमुना जी की स्वच्छता, निर्मलता और प्रदूषण में कमी, लगभग 90% कमी, ये सारा काम करके बुजुर्गों का पेंशन, गरीबों का राशन कार्ड न बनना, ये सब कुछ हम 5 साल में संभव करके दिखा। लेकिन मनोज जी, इसी दिल्ली में फ्री बस भी महिलाओं को मिल रही है, इसी दिल्ली में बिजली का बिल भी फ्री वाली बात आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? वो बार बार गिनाते हैं केजरीवाल जी की भाई
हमने तो बस फ्री कर दी है, सुरक्षा देखिए, महिलाओं मोहल्ला को क्लिनिक CCTV बना लगा दिए, दिया। एजुकेशन हाँ, बढ़िया कर CCTV दी। लगा दिए। आप देखिए बस में महिलाओं का चलना फ्री है, बड़ा अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन बस किधर है? 3 करोड़ की दिल्ली को इस समय जानती हैं आप हमारे यहाँ बस कितनी है? अभी 1500 मोदी जी ने दिया है। जो नई नई आप बस आजकल देखती होंगी ना, एक बहुत चमचमाती हुई इलेक्ट्रिक बस चलती है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, 100% इलेक्ट्रिक। और उसके अलावे 2500 और है। आप बताओ 3 करोड़ की आबादी को आप 3500 बसों से दूर कर सकते हो, फिर बसों को फ्री कर देंगे। अब सच्चाई क्या होती है? महिला खड़ी है बस स्टॉप पे और कंडक्टर कर फ्री की सवारी, बस भगा दो। ये महिलाओं का अपमान। आप देखिए, आप दो फ्री, लेकिन कई महिलाएं कहती हैं हमें सीट दो अच्छी। कई महिलाएं कहती हैं हमें बस में हमें सुरक्षित जाने को बोलो। ये तो व्यवस्था है नहीं। दिल्ली में आए दिन अगर आपको सड़क पे जाम मिलता है तो पक्का जान लो कि थोड़ी दूर बाद आगे डीटीसी की बस फंसी हुई है। जी बिल्कुल हो रहा है। तो आप उसको ठीक करो। बाकी अगर इफ यू आर कैपेबल, आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी दीजिए। आप बिजली का बिल कुछ लोगों को माफ कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहले से जिनके थे उनको बढ़ा क्यों रहे हो? दुकानदारों के 3 गुने बढ़ गए। आप अगर कोई कमर्शियल काम करते तो आपका बिजली का बिल 3 गुना बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात कि जो भी फ्री करके आपने दिया, क्या वो उसी 5 साल में आपने वो पैसा एडजस्ट कर लिया? नहीं, वो बिजली कंपनी लोन चढ़ा रही है दिल्ली सरकार पे, वो फ्री नहीं है। आज के दिन में BSES का करीब 7000 करोड़ लोन है जो उन्हीं से वसूला जाएगा जिन्होंने बिजली लिया है। किस काम का फ्री हुआ? आज आप खाली लोन ले रहे हो और 1.5 लाख करोड़ का लोन हो गया है दिल्ली पे। दिल्ली का हर बच्चा करीब 70,000 रुपए के लोन में है। जो पैदा हो रहा है वो भी। क्या हम ऐसी दिल्ली की कल्पना कर रहे हैं? आपको लगता है अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आ जाएगी तो ये पोल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक की समस्या, स्लम जो बनती जा रही है पूरी दिल्ली, कूड़े के ढेर, पहाड़ के सर पहाड़ बन हमने रहे हैं। तो करके दिया। अभी देखिए ना, 3025 झुग्गी वालों को हमने फ्लैट दिया है। कालका जी में चल के देखिए, उनके घर में बिजली कनेक्शन, उनके घर में गैस कनेक्शन, उनके घर में सारी खुशी की व्यवस्था और लिफ्ट के साथ 30 मंजिल बिल्डिंग। उन झुग्गी वाले लोगों की जिंदगी देख लो। हम ये पूरी दिल्ली के एक एक झुग्गी को करके देंगे। राकेश सर, आपके शो में बोल के जा रहा हूं। एंड विद इन 5 years। जी तो राकेश जी और ज्योति जी, मुझे लग रहा है कि आप दोनों तो ये जो सवाल है अपने ये बिल्कुल चालू रख सकते हैं। मेरे को मनोज जी की बातों से ना आज एक चीज तो समझ में आ गया। मनोज जी, आप भी मेरे साथ सहमत 100% करने वाले हो कि गारंटी तो एक ही की चलेगी और वो है मोदी की गारंटी, अगर आप दिल्ली के अंदर सुधार चाह रहे हो। नहीं, ये मोदी जी की गारंटी की ही बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। आप 5 साल के लिए, अब तो 25 साल हो गया ना, 15 साल कांग्रेस, 10 साल ये लोग। जी बहुत लंबा वनवास हो गया। बहुत लंबा वनवास हो गया। और कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि 25 साल से बीजेपी हार रही है, जी लेकिन सच्चाई ये है कि 25 साल से दिल्ली हार चुकी है। दिल्ली के आम लोग हार चुके हैं जी और उनको धोखा दिया है जिन लोगों ने अलग अलग टाइम। अब वही गठबंधन बना के एक दूसरे के साथ हो गए हैं। इसलिए ये मोदी गारंटी की बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे कहा वो भी लीड छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए, हमारी मोदी जी की गारंटी है। आप देखो, आज प्रगति मैदान के टनल में जाइए, अगर आप लोग कभी गुजरे होंगे तो आपको कैसा फील होता है। अभी द्वारका एक्सप्रेस शुरू हुआ है। एयरपोर्ट से आप 25 मिनट में सोनीपत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसी दिल्ली में आज हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्री पार्क से लेके खजूरी से लेके आगे करावल नगर, ये सारे ट्रैफिक जाम को 1 मिनट किसी को रुकने नहीं देंगे।
हरिद्वार 2.25 घंटे में, देहरादून 2.5 घंटे में। हमने ट्रिपल डेकर मेट्रो बना दी है, 5-6 महीने में शुरू हो जाएगा। सड़क के ऊपर रोड, फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो। अगर ये सब हम कर सकते हैं तो हम गलियां क्यों नहीं चौड़ी कर सकते? गामड़ी रोड हो, गोकुलपुर के नीचे की रोड हो, सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना हो, ये सारे काम को विदिन 5 इयर्स करके इस दिल्ली को दे देंगे। और किसी महिला को पानी के लिए खरीदने की बात नहीं सोचनी पड़ेगी। पीने वाला पानी नल से जल। हम बुंदेलखंड में देके आ गए सर। बुंदेलखंड में जहां ट्रेन से पानी जाता था, हम 13 करोड़ घरों में नल से जल दे दिए इस देश में। वो तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो महिलाएं 6-6 किलोमीटर पैदल चल करके एक मटका सर पर रख करके चलती थी, 6-6 किलोमीटर। लेकिन मोदी जी ने वहां तक भी पानी पहुंचाया, नर्मदा नदी को वहां तक लेकर के गए, पहुंचाए। 15 साल से एक सिग्नेचर ब्रिज नहीं बन रहा था। मैंने आते ही पहला काम किया, सिग्नेचर ब्रिज बनाया। आज जमुना जी में सिग्नेचर ब्रिज पे आप जाओगे ना तो आपको सेल्फी लेने का मन करेगा। आज पासपोर्ट ऑफिस हर हमारे संसदीय क्षेत्र में खड़ा है। आज हमारे जगह रिवर फ्रंट बन रही है। हमने 12 झील बनाने का प्लान किया था, ठीक है, अभी हम सिर्फ 5 झील बना चुके हैं। लेकिन आप उसके किनारे बैठोगे तो एक अद्भुत सी दिल्ली हम लोग इसके बावजूद भी दे रहे हैं। मगर हमें इस बात का अफसोस है कि हम यमुना जी के किनारे जाने को आकर्षित नहीं होते लोगों को देख रहे हैं। हम बीजेपी में डबल इंजन होने के बाद आपसे बोल रहे हैं, आप अमायरा जी, ज्योति जी और राकेश जी तो खैर हमारे, मैं उनको कुछ भी कह देता हूं। उसी 5 साल में गाड़ी अपने कार के ऊपर साइकिल रख के आपको यमुना किनारे भेजूंगा। अपने बच्चे को लेके जाइए, जमुना जी में नहाइए। दुनिया की सारी बोट चला देंगे हम जमुना जी में। ऐसा जल का सागर हम कालिंदी कुंज से लेके वजीराबाद तक बना के देंगे। दुनिया की हर बोट जैसे आप टेम्स नदी में पाती हैं, दिल्ली में करके देंगे। वो सपना है हमारा। चलो जी, आपके सपने बहुत अच्छा है, साकार हों। एक बात बताओ जरा, आप बीजेपी के एक बहुत अच्छे क्राउड पुलर भी हो, वोट कैचर भी हो। अब आने वाले इलेक्शन में आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक रहोगे कि पूरे देश भर का भी दौरा करेंगे? नहीं, पूरे देश में जाऊंगा मैं तो। हमारे नीचे हमारे 10-12 बच्चे अभी बैठे हैं ना, और हमारी अभी चुनाव प्रबंधन समिति हमने घोषित किया है, उसमें करीब 300 लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। हम तो अपने यहाँ रहने के साथ साथ जो समय निकालेंगे, हमारी लिस्ट में 117 लोकसभा है जहाँ मुझे जाना ही जाना है। अब यहाँ पर क्योंकि बात हमने दिल्ली की भी काफ़ी कर ली और भी बात कर ली हमने भ्रमण की भी, कि जो हम तो देश भर का भी भ्रमण करने वाले हैं, तो हम एक बार आपके घर ही चल देते हैं। क्योंकि जो राजनीति है वो देखा जाए तो बिहार के अंदर की अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो वहाँ पे जितनी उथल पुथल अभी रिसेंट टाइमिंग में मची है, मुझे इतना पता है जी, कि जो भी गठबंधन का डिसीजन होगा, हम सीट जीत करके जरूर लाएंगे। जिनको मोदी जी सीट दे देंगे वो सब विजेता है। ठीक है। और जहाँ जहाँ पार्टी लड़ेगी, इस बार मोदी जी ने कहा है 370 हटा है, बीजेपी को 370 दे दो और एनडीए को 400 पार कर दो। मुझे लगता है कि इस बार अगर 400 प्लस बीजेपी ही हो जाए और एनडीए 450 हो जाए तो भी किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसा देश में माहौल है। हम पश्चिम बंगाल में 18 सीट पे थे, हम करीब 25 पे जा रहे हैं। तमिलनाडु में हमें कम से कम 12 से 13 सीटों का बढ़त होने जा रहा है। हम लोग तेलंगाना, आंध्रा में भी बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं। तो 303 तो हम पहले ही से हैं। अगर ये सब कुछ अच्छा माहौल रहा तो एक आपको ऐसा दृश्य दिखेगा जहां ये देश कहेगा कि प्रधानमंत्री के चुनाव में मोदी जी के अलावा किसी की कोई एंट्री नहीं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि दक्षिण में इस बार पकड़ और ज्यादा मजबूत बनाएगी बीजेपी? हम तो घूम के आ रहे हैं। अब वहाँ पे बीजेपी बहुत
ग्राउंड में आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए तो साउथ में एनडीए ऐतिहासिक सीट लेकर के आएगी। तेलुगु देशम पार्टी से भी समझौता हो गया है हुआ है। और बीजू जनता दल से भी लगभग तो होने तेलुगु को है। देशम भी हमारा पुराना साथी है। कोई फिर मत कहिएगा कि हम हाँ, ऐसे- एक बार जाके फिर हाँ। आए फिर गए। हाँ ठीक है, बीच में चले गए। देखिए बीच में कोई भटक के शाम तक वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं। सुबह को बोला शाम को घर आ जाए, ठीक है। एक और सवाल मेरा छोटा सा, थोड़ा सा पर्सनल है, क्योंकि आप कलाकार भी रहे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं लोगों को। कहाँ है? हाँ मतलब है, हाँ, माफ कीजिएगा, वैसे है। एक नेता कलाकार ही होता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात कही ये आपने। वैसे भी कलाकार और नेता के कलाकार भी है। और I'm जो sure मनोज जी बिल्कुल सहमत होंगे, वो जिस तरीके से आपको देख रहे हैं कि अच्छा हर नेता ये कलाकार- पता किस नहीं तरीके क्या से सोच कह के रहे हैं। बोल रहे हैं वही क्योंकि लेकिन आजकल नेता को हर काम आना चाहिए ताकि वो ग्राउंड के लोगों से समन्वय बना सके, तो ये बहुत आवश्यक है। क्या इसको पूछ लेकर रही थी? के सवाल मेरा ये था कि आप बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं और भोजपुरी कलाकारी तो आपकी रग रगों में बसी है, तो उसको लेकर के तमाम सारे कटाक्ष भी विपक्ष कहे चाहे लोगों के द्वारा आप पर कसे रहे। अब बिहार की अगर बात कर ले तो पवन सिंह जी को जैसे बीच में सीट ऑफर हुई थी तो पहले उन्होंने मना कर दिया था। ये कहा गया कि भाई लोगों का बहुत दबाव उन पर आ गया, कंट्रोवर्सीज में फंस गए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि ट्रोलिंग हो दोबारा, रही थी बहुत हाँ, ज्यादा। हालांकि दोबारा फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, जो भी वादा मैंने अपनी माँ को किया है, अपनी बहन को किया, उसको पूरा करूंगा। तो इसको लेकर के कभी आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजें आई हो जिसमें आपको लगा हो यार कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, कोई ऐसा फेस देखने को मिला हो जहाँ पर आपको ऐसी स्थिति बनी हो यार कि क्या मैं कहाँ फंस गया, राजनीति भी, कलाकारी या भी? आपको ऐसा लगता हो कि जब मैं केवल कलाकार था तो सभी का था, बिल्कुल। अब बीजेपी में आने के बाद में एक वर्ग तो मेरे से कट ही गया है ना। हाँ। बिल्कुल, मतलब मैं अभिनेता ज्यादा बेहतर था या बिल्कुल। नेता में आकर के कहीं ना कहीं बट गया हूँ। ऐसा Exactly. बिल्कुल होता है, हुआ भी। जैसे ही आप किसी एक पार्टी के होते हैं तो बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं वो आपसे थोड़ा सा दुखी होते हैं, मगर ये सोच के हम सत्य को सत्य कहना तो नहीं छोड़ देंगे। भाई इस देश में राजनीतिक संस्कृति बदलनी है। ज्योति हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए ज्योति किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी तो हम उसी को वोट देंगे। अब ये समय चला गया है, हम ज्योति को कहेंगे देखो ठीक है तुमको चुनाव लड़ना है तुम लड़ लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी ठीक नहीं है, अब नाउ आई हैव टू चूज कमल, मुझे कमल को चुनना है, बाकी आपसे हमारा संबंध रहेगा। Right. अभी भी अब जितनी बार हम अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिए हैं, जी हमेशा बोले हैं, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल जैसे संस्कारहीन नहीं हैं कि हम बिलो द बेल्ट जा करके प्रधानमंत्री को बोलें। हम कांग्रेस के लोगों जैसे ऐसे सोच के लोग नहीं हैं कि देश के प्रधानमंत्री को, जिसको देश के लोगों ने चुना है, जी। उन्हीं को हम ऐसे ऐसे शब्द बोल दें कि देश के लोग नाराज हो जाए। तो हमारा संस्कार ये कहता है, बार बार हमको कहता है कि भाई इस देश में मूल भावना ये है कि कौन पार्टी से बड़ा देश को समझता है। वो केवल पार्टी रह गई है बीजेपी, जिसके लिए कंट्री फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। इसलिए हमारे गाने वाने जो आपका जो मूल सवाल है ना, हमको कई बार लगता है कि कुछ लोग कट गए, लेकिन हमें लगता है कि उनको भी अच्छा जिंदगी देने के लिए मैं थोड़ा सा कड़वी दवा ले रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन हम अच्छे रास्ते पे हैं। जी। और एक चीज़ और बताऊं कि कभी कभी क्या होता है, गाना गाते समय ना हमसे कुछ ऐसे गाने गा दिए गए जो हमने उस समय गा दिए, जी। लेकिन वो मर्यादित नहीं है। तो आज कभी कभी उसका अफसोस होता है मुझे कि यार ये भी गा दिया। तो उस दिन क्या था, अब कोई लिखने वाला है, कोई प्रोड्यूसर है, तो हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कह दें कि हम ये नहीं करेंगे, जी। लाओ भैया हम के गा साथ दें। बदलना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, जी। बट हमारी जिंदगी में अच्छा ये हुआ कि मैं कोई भी ऐसा गाना नहीं गाया हूं जिसमें कोई हमको गलत सिद्ध कर दे। मैं बहुत सोच समझ के गाना गाया। हर गाने में कुछ न कुछ बात है, तो अलग अलग भाव थे,
उसको समझने के लिए लोगों को बार बार सुनना पड़ेगा। तो एक कोई छोटा सा नहीं, मैं हो भी जाए बोलना क्यों ना। चाहूंगी बिल्कुल क्योंकि गाने की तो बात हो ही रही है और आप कार्यक्रम में देखिए तड़का तो तभी लगेगा। बिल्कुल सही बात। देखिए त्योहार भी हमारा जो है होली बिल्कुल सर पे है, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने जरूर कुछ लिखा होगा होली बिल्कुल पे भी। बिल्कुल। तो 2 पंक्तियां नहीं, अभी तो हम हमारा एक नया गाना है आपको मैं देता हूँ आपके शो में। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब का सम्मान बढ़ाया, चांद पे भारत को पहुंचाया, महिला आरक्षण हुआ संभव, जो कहा करके दिखलाया, फिर जन जन में जय होगी होगी, आएगा तो मोदी, आएगा तो क्या बात। मोदी। बहुत बहुत ये हमारा नया गाना है वाह, वाह। जो आप अभी 5-6 दिन बाद सड़कों पे सुनेंगे। अरे वाह अरे और एक वाह। मेरा भाव है जी कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। अब के बार 400 पार वाली मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। मेरी सफलता यही आप तीनों गाती हैं। हम बहुत बढ़िया। दिल से कह रहे हैं, दिल तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। और मैं इस देश में सभी लोगों से बोलूंगा, आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो, किसी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हो, घूमते रहना, लेकिन वोटवा तो कमल बहुत खूबसूरत सर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। एक बिल्कुल। बहुत अच्छा सपना लेकर आप चले हैं और उस सपने को साकार हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। और मैं ये बोलूंगी इस बार 2 होली मनी, होली हाँ, जैसे 2 दिवाली मनाई जैसे 2 दिवाली मनी, एक वो दिवाली, एक राम जी के 22 प्रार्थना की जनवरी की दिवाली। दिवाली। अब एक दिवाली होगी होली की और दूसरी दिवाली होगी भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता उस गद्दी पे बिठाएगी जी। तब मनोज तिवारी गाएगा कि रंग खेले बजरंग अवध में राम लला संग, रंग खेले बजरंग काशी विश्वनाथ मसाले में खेले, गौरा मैया रही गई दंग अवध में, रंग खेले बजरंग। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत अच्छा बहुत ही कार्यक्रम खूबसूरत। आपने। और आपने एक तो इतना जो समय हमें आज निकाला है, मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट पहले कर ही चुकी हूँ। अगर आपको याद हो तो उस पॉडकास्ट में मैंने आपको बोला ही था कि इस समय पे हम दोबारा बैठेंगे, और देखिए आज हम दोबारा यहाँ बैठे हैं। आज मैं फिर एक बार बोल देती हूँ कि हम तीसरी बार भी जो है जरूर तब बैठेंगे जब बैठेंगे। ये तीसरी बार सांसद बनकर के बिल्कुल, आएंगे, बिल्कुल, तब दोबारा एक राकेश और जी। कार्यक्रम जानते करेंगे। हैं, मैं जब तीसरी बार बैठूंगा तो आपको और सवाल आएगा, क्योंकि अभी मैं अपने क्षेत्र में बोलता हूँ जी कि मेरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भाई बहन, हमने कहा था सिग्नेचर ब्रिज बनाएंगे, बना दिया। हमने कहा था शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनाएंगे, बना दिया। हमने कहा था सीलमपुर फ्लाईओवर को डबल करेंगे, कर दिया। हमने कहा था पासपोर्ट ऑफिस बनाएंगे, बना दिया। हमने कहा था कि एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं है, हम 3-3 सेंट्रल स्कूल, एक बन के तैयार, 2 की तैयारी, तो अपने तीसरे कार्यकाल में वो 2 भी देंगे। हमारे जगह से ट्रेन गुजरती थी, रेल लाइन गुजरती थी, मगर स्टेशन नहीं था। हमने मीत नगर सबोली रेलवे स्टेशन बना दिया। पूरी दिल्ली में मेट्रो चलती थी, लेकिन मनोज तिवारी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी। पहला मेट्रो में बैठ के शिव विहार गया। दूसरी बार ट्रिपल डेकर मेट्रो दे रहा हूँ, रिवर फ्रंट दे रहा हूँ। मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन से नहीं बैठूंगा। जब आप तीसरी बार हमारा इंटरव्यू लेंगी ना, हमारा
अब गामड़ी रोड को चौड़ा करने की तैयारी है, अब सोनिया विहार पुस्तक को डबल करने की तैयारी है, अब हमारा गोकुलपुर के नीचे मेट्रो से लगी हुई सड़क को उस नाले से होकर यूपी बॉर्डर तक चौड़ा करके सुंदर बनाने की तैयारी है, हमारा हर्ष विहार का जेल रोड को पूरी तरह से सुविधाजनक बना करके चौड़ा करने की तैयारी है। हम इन सारे काम में हर्ष विहार की कुछ सड़कों को निर्बाध चला देंगे। इसके साथ हम तीसरी बार ये काम करने के संकल्प के साथ आपसे इंटरव्यू में उपस्थित हैं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ और आपके सारे सपने साकार मैंने हों। बहुत सारा काम नहीं कर दिया जितना गिना है, आपको नहीं सुन के अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया, कमाल है। ये सारे काम मैंने नोट कर लिए क्योंकि मुझे तो तीसरी बार भी इंटरव्यू लेना है और मुझे ये सारे सवाल जो है आपसे इससे आप बिल्कुल पूछने हैं। जोड़िएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूंगी कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं होते, आपके मन में हमसे कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके सवाल भी लिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन है ना नीचे, फटाफट से जो भी मन में सवाल आ रहा है वो नीचे लिख दो। अगले इंटरव्यू में सारे सवाल पूछने वाली हूँ। थैंक यू। और मुझे फिर से बना दीजिए। फिर एक बार मोदी सरकार और फिर एक बारी मनोज तिवारी। भाई वाह, बहुत बढ़िया स्लोगन बना। शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में